इन संगठनों के द्वारा ब्रह्मपुरी में बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है, तो सबसे पहले भारी संख्या में उपस्थित रहने के लिए आप सभी लोगों का मैं यहाँ धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए ब्राह्मणवादी लोगों ने 4 कार्यक्रम रखे थे, ताकि लोग जो है उन कार्यक्रमों की तरफ जाए और इस कार्यक्रम में आने का काम ना करे। ऐसी योजना उन लोगों ने बनाई थी, मगर ब्रह्मपुरी के लोगों ने, षड्यंत्रकारी लोगों को विफल कर दिया। ये जो समझदारी का काम ब्रह्मपुरी के लोगों ने किया, उसके लिए एक बार और धन्यवाद देता हूं। साथियों, इस प्रबोधन सम्मेलन के लिए जो विषय रखे गए हैं, उन विषयों में एक विषय है, ज्या समाजात 10 डॉक्टर 20 वकील आणि 30 इंजिनियर असतील, त्या समाजाकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची कुणाची हिम्मत होणार नाही। बाबा साहब आंबेडकर ने ये बात 18 मार्च 1956 को ये बात कही थी। दूसरी बात, दूसरा विषय रखा गया है, आदिवासींना जल जंगल जमिनीपासून तसेच मुख्य धारे जोडण्याच्या नावाखाली परंपरा, भाषा, संस्कृती आणि धर्माची आपली मूळ परंपरा मुळासहित उखडून आदिवासींची विशिष्ट ऐतिहासिक सांस्कृतिक ओळख विरासतीला समाप्त करण्याचे ब्राह्मणी षड्यंत्र आहे। दूसरा विषय आदिवासी लोकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय यह रखा गया। तीसरा है, ओबीसी जर का हिंदू आहेत तर ओबीसींच्या जाती न्याय जनगणनेच्या विरोधामध्ये ब्राह्मण का आहेत? अथवा आरक्षण गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही तर प्रतिनिधित्वाचा मामला आहे, एक गंभीर विश्लेषण हा तीसरा विषय आहे। वर्तमान भारतात मूळ निवासी बहुजन समाजाचे, चौथा विषय, वर्तमान भारतात मूळ निवासी बहुजन महापुरुषाचे स्वावलंबी, स्वाभिमानी आणि आत्मनिर्भर राष्ट्रव्यापी आंदोलन पुनर्जीवित केल्याशिवाय मूल निवासी बहुजन समाजाची मुक्ति संभव नहीं। ये जो विषय आज चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, सभी विषयों पर मैं आप लोगों को कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है उन बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, पहला विषय 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का जो संघर्ष है, ज्योतिराव फुले के द्वारा 1848 को आंदोलन शुरू किया गया और 1956 को बाबा साहब आंबेडकर के महानिर्वाण के साथ ये समय लगभग 108 साल का होता है। इस 108 साल के संघर्ष के बदौलत, जिसके अधीन रहकर 26 जनवरी 1950 को संविधान बनाया गया और वो संविधान लागू किया गया, जिसके तहत हमारे लोगों को
तमाम प्रकार के अधिकार मिले। ये जो तमाम प्रकार के अधिकार मिले, उन अधिकारों का सबसे बड़ा रिजल्ट अगर कहीं दिखाई देता है, दृश्य रूप में दिखाई देता है, तो वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी में जो पढ़ा लिखा वर्ग दिखाई देता है, वो पढ़ा लिखा वर्ग है। खास तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ये उसी आंदोलन का परिणाम है जो हमारे महापुरुषों ने 1848 से लेकर 1956 तक आंदोलन चलाया। ये बात हमारे पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है। इस बात की जानकारी हमारे पढ़े लिखे लोगों को नहीं है। जब इन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को जानकारी ही नहीं है, तो एहसास कहां से होगा? तो जानकारी भी नहीं है, इस वजह से एहसास भी नहीं है। और एहसास ना होने की वजह से जिस आंदोलन के बदौलत ये हक और अधिकार हमें मिले, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के पास बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 साधन किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। ये जो साधन है, ये साधन जितने बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए साधनों संसाधनों की जरूरत है, वो दिया जाना चाहिए, ये वर्ग देता नहीं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब बाबा साहब आंबेडकर को इस बात का अनुभव, एहसास हुआ, तो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आंबेडकर ने आगरा में ये बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बाबा साहब आंबेडकर का ही खुद का अनुभव है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये जानकारी जब काशीराम जी को हुई, तो काशीराम जी ने पढ़े लिखे लोगों को जानकार बनाने के लिए, पढ़े लिखे लोगों को एहसास कराने के लिए एक संगठन बनाया, बामसेफ, BAMCEF, B for backward, A for and, M for minorities, C for communities, E for employees, F for federation। तो ये पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों का संगठन बनाया। जब उन्होंने 14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बनाई, तब 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन था। 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन था। साथियों, जब मुझे इस संगठन को सारे देश भर में विस्तारित करने के लिए जिम्मेदारी दी गई, 2000 में मुझे बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो इस दौरान अब ये संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैल गया। इतना बड़ा, इतना विशाल संगठन का जाल फैल गया है। और ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी में लगा तो मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी। अभी मेरी उम्र 65 साल 21 नवंबर 2022 को पूरी हुई और 66 साल अभी रनिंग है। तो 47 साल का समय हो गया मैं बामसेफ में काम करते हुए।
और लगभग 24वां साल चल रहा है मैं बामसेव का नेशनल प्रेसिडेंट हूं। तो इतना विशाल संगठन जो है हमने बनाया, यही विशाल संगठन है जिसके बदौलत आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर हम गए। आज तक किसी की ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं हुई। करने की तो बहुत दूर की बात है, करना तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा लोग सोच भी नहीं पाए, अपने को बड़ा बड़ा उस्ताद मानने वाले लोग सोच भी नहीं पाए। इतने डरे हुए लोग, आरएसएस ने डरा कर रखे हुए लोग, जब हम 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए तो आरएसएस वाले आरएसएस को हेडक्वार्टर पर लॉक लगाकर भाग गए। अरे दुनिया को डराने वाले लोग खुद ही डर कर भाग गए। ये जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, उस संगठित शक्ति के बदौलत ऐसा हुआ। जो बामसेव के द्वारा एक संगठन बनाया गया, विशाल संगठन बनाया गया, जिस संगठन के द्वारा आंदोलन को बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, अभी आपने इधर पैसा देते हुए देखा, अकेले पैसे से आंदोलन नहीं चलता, पैसे के बगैर भी नहीं चलता है, मगर अकेले पैसे से आंदोलन नहीं चलता है। पैसे से आंदोलन चला होता तो फिर कोई उद्योगपति चला लेता, पैसे अकेले से आंदोलन नहीं चलता। तो इसलिए ये आंदोलन जो है चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, इतने साधन चाहिए और इतने साधन लगाकर ये आंदोलन चलाया जाता है। इसलिए ये साधन देने के लिए बामसेव का संगठन बनाया गया और बामसेव के द्वारा आज इतने सारे साधन संसाधन ये आंदोलन को चलाने के लिए दिए जा रहे। केवल पैसा नहीं, पैसा मैं आपको बता रहा हूं, बुद्धि, उसके बाद पैसा बता रहा, पहले नंबर पर पैसा नहीं बता रहा, पहले नंबर बुद्धि। तो इसलिए ये बात खास तौर पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये आंदोलन चलाने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत है। हमारे पास, हमारे लोगों के पास ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, आंदोलन चलाने के लिए जो जानकारी चाहिए वो जानकारी तक नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ज्ञान और जानकारी में फर्क होता है, ये तक समझ में नहीं आता, वो जानकारी को ही ज्ञान मान लेते। साथियों, तो ये बात जो है जानने के लिए, खास तौर पर समझाने के लिए ये विषय पहला आपको बताया गया था। रहा आदिवासियों से संबंधित बात, तो आदिवासियों में जो हमारा ये देश का शासक वर्ग है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण उनके अंदर अलगाव की भावना, सेग्रीगेशन की भावना पैदा करने की कोशिश करता है कि तुम अलग रहो। साथियों, 8.9% आदिवासी है। जब देश आजाद हुआ था तो 7.5% थे, अभी 8.9%। तो 8.9% जो आदिवासी देश में है, अगर वो सेग्रीगेशन की भावना लेकर काम करता है, अलग रहकर काम करता है, तो 8.9%, राउंड अबाउट 9% लोग जो है वो इस देश में अपना आंदोलन निर्माण नहीं कर सकते। और अगर आदिवासियों ने अलग से अपना आंदोलन निर्माण करने की कोशिश की तो आज तक कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने उस आंदोलन को क्रश करने का काम किया। और वो क्रश करने में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि आदिवासी सेग्रीगेशन में विचार करता है,
अलग रहकर विचार करता है, अलग रहकर आंदोलन करने की बात करता है, इससे ये बात होने वाली नहीं है। आदिवासियों को ये चाहिए कि जिस तरीके से आदिवासियों की समस्या है इस देश में, उसी तरह से दूसरे जो मूल निवासी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग मूल निवासी हैं, नॉमिनिक टाइप के लोग मूल निवासी है, एमबीसी के लोग मूल निवासी है, और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, जो जितनी भी 6 प्रकार की माइनॉरिटीज हैं, वो भी इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है, धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज है, ये भी मूल निवासी है। तो इन मूल निवासियों को साथ में लेकर ये आंदोलन जो है वो चलाना होगा। तो ये काम जो है आज सारे देश भर में बांगसेफ के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है। इससे आदिवासियों को जुड़ने से क्या फायदा होगा? जो 9% आदिवासी है, उस आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों का समर्थन मिलेगा, नॉमिनिक ट्राइब के लोगों का समर्थन मिलेगा, एमबीसी के लोगों का समर्थन मिलेगा, माइनॉरिटी ओबीसी के लोगों का समर्थन मिलेगा, माइनॉरिटी के लोगों का समर्थन मिलेगा, और इस तरह से आदिवासी 85% का हिस्सा होगा और 85% लोग इन लोगों का हिस्सा अपने को मानकर इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये तरीका है, इस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, और इससे आदिवासियों की जल जंगल जमीन से लेकर तमाम प्रकार की जो मौलिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये बात साथियों जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस देश में ये जानना समझना बहुत जरूरी है। इस देश में आज लगभग 56-57 साल तक कांग्रेस ने राज किया, और 56-57 साल राज करने के बाद कांग्रेस ने 84 में देश में ईवीएम लाने का षड्यंत्र किया। ये तो कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी तो उसका फायदा उठा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी को सज्जन मानता हूं, वो भी बदमाश लोग हैं। मगर मैं जो खास बात आपको समझाना चाहता हूं, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 56-57 साल तक कांग्रेस ने राज किया, और जब कांग्रेस ने ईवीएम मशीन लाया और 2004 और 2009 में ईवीएम में घोटाला करके कांग्रेस ने चुनाव जीता। 2004 और 2009 ठीक से सुना करो, केवल लिखने का काम मत करो। पहले सुनो, बाद में लिखो। इधर सुनने के लिए आए कि लिखने के लिए आए? हाँ, सुनो। पहले सुनोगे तो लिखना आसान हो जाता है। पहले तो समझना चाहिए ना, सुनोगे तो समझ में आएगा। 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। पहली बार ईवीएम मशीन सारे देश भर में 2004 को लगाई गई। 2009 को 4 से शुरू हुई। अब चूंकि ईवीएम मशीन कांग्रेस ने लाई, इसलिए ईवीएम मशीन में घोटाला कैसे किया जा सकता है कांग्रेस को मालूम। 2004 में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, है समझ में? सरकार अटल बिहारी की, अब घोटाला कांग्रेस ने की। आया कुछ समझ में आ रहा? तो उनको ईवीएम उन्होंने लाया, कांग्रेस ने ईवीएम लाया था, तो ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है। घोटाला करना संभव है,
इस तरह से मशीन बनाने का काम कांग्रेस ने ऑर्डर दिया। जो भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, वो भारत सरकार की कंपनी है। भारत सरकार के ही कंपनी ने ईवीएम बनाया। वह मान लो मेरी सरकार है, तो मैंने ऑर्डर दिया कंपनी को ईवीएम बना, तो उन्होंने पूछा होगा कैसे बनाना है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोगों को घोटाला उसमें करना है, तो उस तरह से बना है, समझ में आया? क्योंकि हमने मान लो हमारी सरकार है, हमने ऑर्डर दिया, तो हम अपने हिसाब से ईवीएम मशीन बनाने का ऑर्डर देंगे ना। कंपनी भी हमारी, वो कोई अमेरिका में नहीं बनी ईवीएम, वो कोई इंग्लैंड में या यूरोप से नहीं लाई है ईवीएम मशीन, ये बीएचएल में ही इसको बनाया गया। तो इसलिए उन्होंने अपने ऑर्डर देकर जैसी ईवीएम मशीन चाहिए वैसे उन्होंने बनवाई, और 2004-2009 में घोटाला किया और कांग्रेस ने चुनाव जीता, सरकार बनाई। तो इस तरह से ये जो उन्होंने घोटाला करके चुनाव, तो ये घोटाला डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव, ये दो लोगों ने पकड़ा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव, ये दो लोगों ने घोटाला पकड़ा, उसका सबूत इकट्ठा किया, और सबूत इकट्ठा करने के बाद में वो कोर्ट में गए। ये बात कोर्ट में गए, और फिर कोर्ट में जाने के बाद में कांग्रेस को लगा कि अगर जैसे अडवाणी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि ईवीएम के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करेंगे, अडवाणी ने कहा, काशीराम जी ने नारा लगाया था ईवीएम लाने के पहले। वो नारा क्या था? काशीराम जी का नारा क्या था? वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो कांग्रेस के ब्राह्मणों को लगा, अरे ये तो ज्यादा बोल रही है, वोट हमारा, 100 में 85%, रात तुम्हारा कैसे होगा? ये राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था काशीराम जी ने, वोट हमारा राज तुम्हारा। इस वजह से वोटों की चोरी करने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए ईवीएम मशीन को लाया गया। वजह भी बता रहा। और इस तरह से ईवीएम मशीन लाकर कांग्रेस ने 2004-2009 में भी सरकार बनाई, और इसके सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने इकट्ठा किए। कोर्ट में गए, अडवाणी ने कहा आंदोलन करेंगे, तो कांग्रेस को लगा अगर यह अडवाणी जैसे नेता तो सारे देश भर में ये बीजेपी को, जो आज की बीजेपी है ना, उसको बीजेपी को बनाने में ये अडवाणी का ही रोल है। उसने राम जन्मभूमि की जो रथ यात्रा की, उसके पहले की बीजेपी देखो, और राम जन्मभूमि के संबंध में जब अडवाणी ने यात्रा की उसके बाद की बीजेपी देखो, ये अडवाणी की बनाई हुई। तो कांग्रेस ने सोचा कि अडवाणी जैसा बड़ा लीडर अगर ईवीएम के विरोध में आंदोलन करता है तो कांग्रेस के जिले जिले में दफ्तर है उसको लोग आग लगाएंगे, आग लगेगी। जिले जिले में जो कांग्रेस के दफ्तर है ना, उनको आग लगा देंगे। तो इसलिए कांग्रेस के लोग जो है वो आरएसएस के पास गए, और आरएसएस के लोगों को कांग्रेस के लोगों ने कहा ये अडवाणी को रोको, देश खतरे में पड़ जाएगा। क्या कैसे? कहा कि ये ईवीएम मशीन का जो मामला है, अगर अडवाणी जी सारे देशवासियों को बताते हैं तो फिर तो इस देश में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और बड़े आंदोलन में
ये ऊंचे जाति के लोगों के विरोध में आंदोलन शुरू हो सकता है कि इन लोगों ने किया है सारा गड़बड़। तो इसलिए अडवाणी जी को रोकना होगा। तो आरएसएस ने कांग्रेस को कहा रोकेंगे, ठीक, हमें क्या फायदा होगा। आरएसएस ने कांग्रेस को पूछा हमें क्या फायदा होगा। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा कि हमने 2004-2009 में घोटाला करके चुनाव जीता, तो तुम 2014 में जीत गए, सरकार हमारी है। 2014 में सरकार हमारी है, हमारी सरकार के नेतृत्व में रहते रहते घोटाला तुम कर लेना, सरकार हमारी है, चुनाव कमिश्नर हमने बनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया, तो आप घोटाला कर लेना और आप चुनाव जीत लेना, हम आपको जितवा देते हैं। तो आरएसएस ने कांग्रेस को कहा आपने 2004 और 2009 दो बार घोटाला करके चुनाव जीता और आप हमको एक ही बार घोटाला करने की बात कर रहे हैं। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा, क्योंकि आरएसएस जो सारे देश दुनिया में लोगों को ये लगता है आरएसएस बहुत अच्छे लोगों का संगठन, राष्ट्रवादी लोगों का संगठन है, ऐसा लोगों को लगता है, बहुत अच्छे ईमानदार लोगों का संगठन है, ऐसा लगता है। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा अरे भाई आप राष्ट्रवादी लोग हैं, सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, एक घोटाला करना अच्छा काम नहीं है। इसलिए हमने कांग्रेस वाले ने सोचा कि आप लोग एक बार करोगे, मगर आप तो दो बार करने की बात कर रहे हो। हमारा कोई ऐतराज नहीं है, हम तो कांग्रेसी लोग दो नंबरी लोग हैं, हमको कोई दिक्कत है नहीं, हम तो दो नंबरी है, ओरिजिनल दो नंबरी लोग हम हैं, मगर हम आरएसएस को दो नंबरी नहीं मानते। तो फिर भी आप दो बार घोटाला करना चाहोगे? तो आरएसएस ने कहा नहीं, आपने दो बार किया, बराबरी का सौदा होना चाहिए, आपने दो बार किया तो हमको भी दो बार मौका मिलना चाहिए, बराबरी का सौदा होना चाहिए। तो दो बार जो है बात फिक्स हो गई, और फिक्स होने के बाद फिर चुनाव हुए 2014 में, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली। 2014 के चुनाव में 283 सीटें मिली। नहीं तो अडवाणी और अटल बिहारी बीजेपी के टॉलेस्ट लीडर, सबसे बड़े लीडर, दो लोग मिलकर चुनाव लड़ते थे, 186 से ज्यादा आंकड़ा कभी नहीं पहुंचा। रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में जाकर छानबीन कर लो। अडवाणी और अटल बिहारी मिलकर, दोनों मिलकर 186 से ज्यादा आंकड़ा कभी भी नहीं पहुंचा। तो 283 सीटें कैसे मिली बीजेपी को? ईवीएम में घोटाला करने का अवसर कांग्रेस ने बीजेपी को दिया। इस वजह से भारत के संसदीय चुनावी इतिहास में पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, 283 सीटें मिली। मैंने कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला किया, बीजेपी ने ईवीएम में घोटाला किया, ऐसा सारे देश भर में कहा। न कांग्रेस के लोगों ने मेरे खिलाफ कोई केस दायर किया, न बीजेपी के लोगों ने मेरे खिलाफ कोई केस दायर किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था वामन मेश्राम के पास सबूत है। कोर्ट में केस करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने समझते हो ना? वामन मेश्राम के साथ लड़ना, मैं बगैर सबूतों के कोई बातें थोड़ी करता हूं।
उन लोगों को मालूम है, और इस वजह से उन लोगों ने मेरे खिलाफ कभी कोई एफआईआर दाखिल नहीं किया। कांग्रेस की सरकार थी नहीं किया, बीजेपी की सरकार थी नहीं किया। तो इसलिए क्योंकि मेरे पास सबूत थे, और अभी भी है। और अभी 26 जनवरी 2023 को मैं ईवीएम मशीन के भंडाफोड़ अभियान के लिए एक परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से शुरू कर रहा हूं। पहले कश्मीर से कन्याकुमारी किया था, अभी कन्याकुमारी से कश्मीर कर रहा हूं। और वो 26 जनवरी 2023 को शुरू होगी और 26 जनवरी 2024 को खत्म होगी। 365 दिन चलेगी, सारे देश भर में चलेगी और 674 जिलों से जाएगी। 674 जिलों से जाएगी। ये इतना बड़ा परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम होगा, ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है ना। हमारे समाज में फुले शाहू आंबेडकर का नाम लेने वाले जो तमाम संगठन हैं, वो सारे मिलकर भी जो मैं कर रहा हूं नहीं कर सकते। सारे मिलकर भी, एक तो है ही नहीं, पहले तो ये है ही नहीं, कागज में नाम रहता है, और जो है वो सारे मिलाकर भी अगर इकट्ठा होकर भी कर ले तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये लड़ाई लड़ने के लिए जो ईमानदारी चाहिए ना, वो कहां से लाएंगे? संख्या तो ला सकते हो सकता है, ईमानदारी कहां से लाएंगे? तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इस तरह से ईवीएम का जो मामला है, वो सारे देश भर के लोगों को ईवीएम में घोटाला होता है, ये जानकारी हमने ही लोगों को दी। जब मेरी परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही थी तो लोग कहते थे ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। जब समाप्त हुई तो लोगों ने कहा होता है। अब कोई भी आदमी ईवीएम में घोटाला नहीं होता है ऐसा नहीं कहता है, और जो कहता है वो किसी सवाल का जवाब नहीं। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मेरी केस पेंडिंग है, और चुनाव आयोग को नोटिस इशू हो गया। अभी तक चुनाव आयोग ने जो मेरी केस है, किसी केस में किसी सवाल का जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने। इसलिए मैं कहता था, क्या कहता था? ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो चुनाव आयोग ने तो एफआईआर दाखिल करना चाहिए था मेरे खिलाफ, है? चुनाव आयोग को तो करना चाहिए था मेरे खिलाफ। चुनाव आयोग ने भी नहीं किया। क्यों? उसको भी मालूम था मेरे पास है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, और केंद्र सरकार को बड़े बहाने बनाकर एक से ज्यादा दूसरी, दूसरे से ज्यादा तीसरी, तीसरी से ज्यादा चौथी मशीनें लाने का नौटंकी नाटक करना पड़ा। अभी जो ईवीएम की नई मशीनें लाई गई है, वो भी कैसे घोटाला करती है, वो भी मेरे पास सबूत है। अभी इसमें बताऊं परिवर्तन यार तो लोगों को पता चलेगा। साथियों, मैं ये बात ईवीएम का संदर्भ किस मुद्दे को बताने के लिए आपको बता रहा था। एक कांग्रेस ने 56-57 साल तक राज किया, तो 56-57 साल तक नेहरू, फिर इंदिरा, फिर राजीव गांधी, फिर यही लोगों का चला। फिर उसमें बीच में एक नरसिंह राव है, वो भी पंडित था, साउथ का, काला ब्राह्मण था। गोरे ब्राह्मण से काला ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक होता है, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो ये ब्राह्मण राज रहा, कांग्रेस का जो राज है ये ब्राह्मण राज रहा। और जब इन्होंने ईवीएम में घोटाला किया और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने जब घोटाला पकड़ा, उसके बाद आरएसएस के साथ कांग्रेस ने समझौता किया, और समझौता करने के बाद 2014 के चुनाव में 283 लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जितवाई। 272 चाहिए थी,
सिंपल मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए थी, मगर बीजेपी ने सीटें जीती 283, 11 सीटें ज्यादा। बीजेपी ने 11 सीटें ज्यादा जीती। और जीतने के बाद क्या हुआ वो बताना चाहता हूं, जिसके लिए इतना लंबी बात मैं बता रहा हूं। वो बहुत भयंकर बात है। वो क्या है? कांग्रेस ने आजादी के नाम पर भारत में ब्राह्मण राज स्थापित किया। कांग्रेस ने ही पार्लियामेंट में ब्राह्मणों का बहुत बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंटेशन स्थापित किया। और ये जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने स्थापित किया, भारत के संसद पर कब्जा किया और ब्राह्मण राज स्थापित किया। ये जो ब्राह्मण राज कांग्रेस ने स्थापित किया, अब क्या किया? जब घोटाला पकड़ा गया तो बीजेपी का राज लाया। कांग्रेस का राज ब्राह्मण राज, बीजेपी का राज ब्राह्मण राज। आप लोग सोचते होंगे अरे तो नरेंद्र मोदी ओबीसी है, ये कहां ब्राह्मण है? हाँ, ये बात सही है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी का है, सही है, मगर वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव is not a real prime minister of India. He is a nominated prime minister of India and nominated by RSS Brahmin. ए नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। एंड दोज हु नॉमिनेट, अगर ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया तो वास्तविक सत्ता ब्राह्मणों की है, नरेंद्र मोदी की नहीं है। सबूत चाहते हो? चलो सबूत ले लो। ओबीसी का आदमी है, आरएसएस को लोग कहते हैं ओबीसी का है। अरे ओबीसी का ही है तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती क्यों नहीं कर रहा है? अगर ओबीसी का प्रधानमंत्री है और उसके पास पावर है, अगर ये बात सच है तो फिर ओबीसी की जाति आधारित गिनती क्यों नहीं कर रहा है? कुत्ते बिल्ली की गिनती कर रहा है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा हमारे जंगलों में शेरों की संख्या घट गई है, तो साली शेरों की भी गिनती कर रहा है, जंगली जानवरों की भी गिनती कर रहा है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा है। ओबीसी का ही आदमी ओबीसी की ही गिनती नहीं कर रहा है। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता आरएसएस के लोगों के पास है, ब्राह्मणों के पास है। हो गया एक सबूत। दूसरा सबूत, नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेता है? कभी सोचा आप लोगों ने? ये जितने प्रधानमंत्री हुए आज तक, वो कोई हर प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। ये नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता। और वो कौन? अक्षय कुमार, उसने उसका इंटरव्यू लिया है? उसने उसको सवाल पूछा नरेंद्र मोदी को, आम खाते हो क्या? कैसे खाते हो? ऐसे ऐसे दबाकर खाते हो, ऐसे चूस कर खाते हो, कि कैरी काट कर खाते हो? ये साला प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सवाल, इसको सवाल जवाब बोलते हैं? इसको सवाल जवाब बोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेता है? जानते हो असली कारण? अरे फैसले आरएसएस के लोग कर रहे हैं तो जवाब आरएसएस के लोग दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी फैसले ही नहीं कर रहा है, फैसले आरएसएस के लोग कर रहे हैं, तो जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। जो फैसले ही नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा है तो जवाब कहां से देगा? जो आदमी फैसले करता है, उन फैसलों के बारे में अगर प्रेस वालों ने, पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उसको मालूम रहता कि इस वजह से मैंने ये फैसला किया, तो जवाब दे सकता है। जब नरेंद्र मोदी फैसले ही नहीं कर रहा है, सारे फैसले आरएसएस के लोग कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जवाब क्या देगा? इसलिए नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है। हो गया दूसरा सबूत। बहुत सारे सबूत। देश का प्रधानमंत्री, उसका सेकंड देश के
कल्याण और विकास के लिए लगना चाहिए, वो मंदिर में जाता है। अब मंदिर में जाके आरती करता है। अरे गधेपन की सारी हद है, हद हो गई। उसका सेकंड सेकंड समय देश के विकास के लिए और कल्याण के लिए लगना चाहिए। कभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री इसलिए बनाओ कि मैं ये मंदिर में जाके आरती करूंगा। कहा, हमको बताया, हमारे वोट लेने के पहले पूछा। अगर ऐसा पूछा होता तो अरे इसके लिए तो पुजारी चाहिए, तेरे को हम काय को, इसके लिए प्रधानमंत्री थोड़ी चाहिए, उसके तो पुजारी चाहिए। 2% का दादा हम पुजारी रख लेंगे, 2000 रुपया महीने का दे देंगे, वो हो जाएगा, तेरी क्या जरूरत है। तो मैं आप लोगों, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे सबूत जो है बताए जा सकते हैं। तो साथियों, ये सारी बातें इस बात को सिद्ध करती है कि कांग्रेस ने जो ब्राह्मण राज स्थापित किया था, एक घोटाले की वजह से कांग्रेस ने दूसरे ब्राह्मणों की पार्टी का राज लाया। इससे क्या होगा? अब चुनाव होगा, चुनाव होगा, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। एक ब्राह्मण जाएगा, दूसरा ब्राह्मण आएगा, दूसरा ब्राह्मण जाएगा, पहला ब्राह्मण आएगा। तो देश में बाबा साहब आंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक लोकतंत्र, लोकशाही स्थापित की, और कांग्रेस ने इस देश में दूसरी ब्राह्मणों की पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में घोटाले के आधार पर, ईवीएम के घोटाले के आधार पर लाई। परिणामता क्या हुआ? देश में लोकशाही की जगह कांग्रेस ने ब्राह्मणशाही को परमानेंट बना दिया। अब लोकशाही खत्म हो गई, क्योंकि कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। काशीराम जी कहा करते थे कि कांग्रेस सापनाथ है, बीजेपी नागनाथ है, तो सापनाथ जाएगा, नागनाथ आएगा, नागनाथ जाएगा, सापनाथ आएगा। सापनाथ के पास जहर है, नागनाथ के पास थोड़ा सा ज्यादा जहर है, जहर दोनों के पास है। यानी हमने किसी भी नाग को पकड़ा, किसी भी सांप को पकड़ा तो वो डसेगा जरूर, तो उसका स्वभाव है, वो काटेगा ही। इसलिए इस देश में, अब देश में लोकशाही नहीं, ब्राह्मणशाही स्थापित हो गई है। मुझे नहीं लगता भारत के लोगों को इसकी जानकारी है कि देश में 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक लोकशाही स्थापित की गई। कांग्रेस ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर, आरएसएस के साथ मिलकर देश में ब्राह्मणशाही स्थापित की। लोकशाही का होना बहुत जरूरी है। लोकशाही खत्म कर दी गई है, लोकशाही के जगह ब्राह्मणशाही स्थापित कर दी गई है। ब्राह्मणशाही का मतलब है कांग्रेस के ब्राह्मणों का राज के जगह बीजेपी के ब्राह्मण का राज आएगा, बीजेपी के ब्राह्मण के राज के बजाय कांग्रेस का ब्राह्मण का राज आएगा। तो इसका मतलब है देश में ब्राह्मणशाही स्थापित हो गई है। ये बहुत भयंकर हो गया है। ये जो बहुत भयंकर हो गया है, इस वजह से क्या होगा? न कांग्रेस आपकी समस्या का समाधान करेगी, न बीजेपी आपकी समस्या का समाधान करेगी। आप क्या करेंगे? कांग्रेस को बदलने के लिए बीजेपी को लाओगे, बीजेपी को बदलने के लिए कांग्रेस को लाओगे। इस संकट में आप लोगों को फंसा दिया, क्योंकि बीजेपी को बदलना है, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो कांग्रेस को लाना होगा, कांग्रेस को बदलना है, बीजेपी को लाना होगा। इस भयानक चक्रव्यूह में आपको फंसा दिया गया है। ये संकट हमारे लोगों के समझ में नहीं आ रहा।
इसलिए इसको बदलना होगा। ये बदलना बहुत आसान काम नहीं है। अरे बदलने की तो छोड़ो, पहले समझना होगा कि क्या बदलाव हो गया है, क्या परिवर्तन हो गया है। जब आपको पता ही नहीं क्या बदलाव हो गया तो बदलने का काम कहां से शुरू करोगे। बहुसंख्य लोगों को वामसेव के अलावा, भारत मुक्ति मोर्चा के अलावा देश में ये बदलाव हो गया है, ये किसी को पता ही नहीं है। बदलाव कहां से करेंगे ये हमें मालूम है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ये बदलाव करने के लिए देश में बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। राष्ट्रव्यापी संगठन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत है। इसके बगैर ये होने वाला नहीं है बदलाव। ये छोटा मोटा काम नहीं है। और आज केवल हमारे पास राष्ट्रव्यापी संगठन है। SC ST OBC माइनॉरिटी में केवल हमारे पास राष्ट्रव्यापी संगठन है। राष्ट्रव्यापी बदलाव का लक्ष्य है, उद्देश्य है, विचारधारा है। उसको करने के लिए नेतृत्व वर्ग है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। किस कैडर बेस किसको कहते, किसी समझ में आता है? कैडर बेस किसको कहते समझ में आता है? आता है? एक को आता है, सामने वाला आदमी उसको आता है, बोल रहा है। अब उससे ट्रेनिंग लूंगा, मैं लूंगा, उससे ट्रेनिंग लूंगा। वो बहुत बुद्धिमान आदमी लग रहा है, पहली बार मिला। तो एक साथियों, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये सामान्य बात नहीं। अब इस बात को समझने के लिए एक और बात समझाना चाहता हूं। RSS के लोग सारे देश भर में अभी भागवत ने बयान दिया, सारे हिंदू है। अब पर्टिकुलरली उसमें OBC के लोग तो ज्यादा हिंदू, ऐसा बोलते हैं। OBC के लोग हिंदू। ये देश में जो दिल्ली में सरकार आई ना, ये सरकार भी OBC के लोगों के लाई थी। OBC के लोगों ने क्यों वोट दिया? अरे OBC का आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है, गिनती करेगा। साली कुत्ते बिल्ली की गिनती हो रही, साली हमारी नहीं हो रही। हमारा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारी गिनती करेगा। अरे ते आपल्या OBCच्या लोकांना माहितीच नाही ठेवलेला प्रधानमंत्री। अरे ठेवलेला है, करते का ठेवलेला? अरे मराठीत बोलून राहिलो तरी समजत नाही, क्या कर लेगा वो? तो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो इस देश में अगर OBC के लोग हिंदू है तो RSS के लोग उसकी गिनती क्यों नहीं करते? मैंने कुछ समय पहले एक सवाल उठाया था कि अगर औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की, ऐसा पूना के ब्राह्मण हमको बताते हैं, अगर औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की तो पूना में औरंगजेब का राज क्यों नहीं आया, पेशवा ब्राह्मणों का क्यों आया? एक सवाल मैंने उठाया था उस समय। अगर औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की थी तो फिर पूना में औरंगजेब की सरकार आनी चाहिए थी। औरंगजेब की जगह पेशवाओं की सरकार क्यों आई? क्योंकि पेशवा ब्राह्मणों ने औरंगजेब के साथ समझौता किया और उस समझौते के तहत संभाजी को पकड़वाया। तब जाकर संभाजी को मारना औरंगजेब को संभव हुआ। इस बात को ब्राह्मण, पूना के ब्राह्मणों को इतना गुस्सा आया कि भीमा कोरेगांव के नाम पर दंगल कर दिया। ये सच कहा इसको दबाने के लिए। उसी तरह से ये बात बोल रहा हूं कि अगर RSS के लोग OBC के लोगों को हिंदू कहते हैं, यदि वो वास्तव में हिंदू है, गिनती क्यों नहीं कर रहे? और अगर गिनती नहीं कर रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है OBC हिंदू नहीं है। OBC हिंदू नहीं है। पहले तो ये हिंदू क्या है देखो। वेद में, वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता, हिंदू शब्द ही नहीं। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है।
हिंदू शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदू शब्द भारतीय भाषा का नहीं है, हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का है। और इस शब्द का अर्थ गाली गलौज है। ये हमारे लोगों को गाली गलौज देने वाला शब्द है। और सबसे पहले हिंदू शब्द मुसलमानों के द्वारा पराजित लोगों को, भारत के लोगों को जब पराजित किया गया, तब पराजित करने वाले मुसलमानों ने यहां के प्रजा को हिंदू कहा। अगर मुसलमानों का दिया हुआ शब्द है हिंदू, पराजित लोगों के लिए दिया हुआ है, और ब्राह्मण मुसलमानों के विरोध में लड़ रहे हैं ऐसा बता रहे हैं, तो ब्राह्मण मुसलमानों का दिया हुआ, गाली गलौज करने वाला दिया हुआ शब्द ओबीसी के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और ऐसा करके ब्राह्मण ओबीसी को गाली क्यों दे रहे हैं? मुसलमानों ने दिया, चलो ठीक है, ब्राह्मण तुम लोग क्यों दे रहे हो ओबीसी को गाली? मुसलमानों का हम देख लेंगे, मगर तुम क्यों दे रहे हो? तुम गाली क्यों दे रहे हो? एक तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। दूसरी बात, ब्राह्मणों को पूछो। मैंने एक बार पूछा, रेल में चल रहा था, तो एक ब्राह्मण को पूछा, पंडित जी, एक तो मैं चुप हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, आपने मुझे बोलने के लिए कहा, इसलिए मेरा बहुत छोटा सवाल है। कहा कि पूछो। तो मैंने उनको सवाल पूछा कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताओ। तो पंडित जी ने बताया, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। तो मैंने पंडित जी को कहा, पंडित जी ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा था, आपने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने आपको सवाल पूछा, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ बताओ, तो आपने ब्राह्मण धर्म के बताया, आपने हिंदू धर्म के बताया नहीं। तो उसने जवाब दिया, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म एक है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म एक है। तो मैंने फिर सवाल पूछा, अगर एक है तो ओरिजिनल तो ब्राह्मण धर्म है ना पंडित जी, है? वो भी हंसने लगा, ब्राह्मण धर्म ओरिजिनल है ना, तो ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों नहीं प्रचार कर रहे? ब्राह्मण धर्म से नाम से प्रचार करो ना, हिंदू के नाम से प्रचार क्यों कर रहे हो? तो पंडित जी, तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, मुसलमान को बुलाओगे उसका नामकरण करने के लिए? हैं? मोहम्मद भाई को बुलाओगे? तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ तो मोहम्मद भाई को बुलाओगे क्या नामकरण करेंगे? मोहम्मद भाई, मेरे घर में बेटा पैदा होगा, तेरा नाम रख लो। तो वो मोहम्मद भाई तो नामकरण करने के लिए पंडित जी आपके घर में नहीं आएगा, बुलाओगे क्या? क्या नहीं, क्यों बुलाएंगे? जब नहीं बुलाएंगे तो आपके ब्राह्मण धर्म का नामकरण आपने हिंदू धर्म कैसे कर दिया मुसलमानों के कहने पर? ये तो हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, क्यों कह रहे हो? तो हमारे लोगों को जानकारी नहीं। और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, अगर हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म ही है तो ब्राह्मण धर्म क्या है ये भी थोड़ा जान लो। ब्राह्मण धर्म क्या है? वर्ण व्यवस्था, जिसमें पिछड़े वर्ग को शूद्र घोषित किया गया है, ओबीसी को शूद्र घोषित किया हुआ है। बहुत सारे ओबीसी के लोगों को पता नहीं है कि ओबीसी को ही शूद्र कहा गया है। वो कहते नहीं नहीं, वो शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र है। अरे वो शेड्यूल कास्ट क्यों है? अगर शूद्र है तो शेड्यूल कास्ट क्यों है? उनका धर्मशास्त्र के अनुसार नाम है अछूत, संविधान के अनुसार नाम है शेड्यूल कास्ट। तुम लोगों का धर्मशास्त्र के अनुसार नाम है शूद्र और संविधान के अनुसार नाम है ओबीसी। मैं तो वही बोलता हूं, जो कोई भी सवाल पूछे उसका जवाब हमारे पास, धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी, कानून के भी दृष्टि से।
तो इसलिए ओबीसी जो है वो वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण के लोग हैं। जो अछूत है, अरे वो तो ब्राह्मण धर्म के लोगों ने, जो बुद्धिस्ट लोग थे, उन बुद्धिस्ट लोगों ने ब्राह्मणों की बातों को नहीं माना, इसलिए उनको अछूत घोषित कर दिया। और बाबा साहब आंबेडकर ने अनटचेबल नाम का जो ग्रंथ लिखा, उसमें लिखित सबूत दिए हुए हैं, पढ़ लो। अनटचेबल नाम का जो ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा, उसमें सबूत के साथ दिया हुआ है कि अनटचेबल जो है ये पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। उन लोगों ने ब्राह्मणों की बातों को नहीं माना, इसलिए ब्राह्मणों ने संगठित होकर इनको अछूत घोषित कर दिया। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था के अंदर के लोग नहीं हैं। उसके लिए बाबा साहब आंबेडकर ने आउटकास्ट नाम का शब्द इस्तेमाल किया। आउटकास्ट का मतलब है वर्ण बाह्य, यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। हमारे पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब का नाम मालूम है, उनकी विचारधारा मालूम नहीं है। उनको पूछो बाबा साहब की कौन सी किताबें पढ़ा, मेरे अरे क्या सवाल अरे क्या सवाल पूछा, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, छोटा सवाल पूछा, बाबा साहब की कौन सी किताब पढ़ा, तो मेरे तो अरे ये क्या सवाल, बाबा साहब की किताब पढ़ा, चलो छोड़ो, छोटा पूछता हूं, बाबा साहब के किताब का नाम बता, पढ़ा छोड़ो, नाम बता, नाम भी पता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा, अरे केवल जिंदाबाद से थोड़ी होगा, उसका आंदोलन सफल होगा तो जिंदाबाद होगा, उसके आंदोलन को सफलता मिलेगी तो जिंदाबाद होगा। केवल नाम का जय जयकार करने से जिंदाबाद कैसे होगा, नहीं हो सकता। इसलिए हमें बाबा साहब आंबेडकर की किताबें लेना ही नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, और अगर समझ में नहीं आया तो हमारे ट्रेनिंग में आना चाहिए, फिर समझाते आपको उसका क्या अर्थ है, कौन सी चीज का क्या अर्थ है। जब आजादी मिलने को हो रही थी तो हु इज द शूद्रा नाम का ग्रंथ लिखा बाबा साहब आंबेडकर ने ओबीसी के लिए। उसके बाद अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा, और प्रीफेस में यह भी लिख के दिया कि इतने ही नहीं है, और भी है, नॉमिनी टाइप है, क्रिमिनल टाइप है, ये भी हमारे लोग हैं। जो ब्राह्मण अपनी संस्कृति को महान संस्कृति कहते हैं, उन्होंने इस तरह के घटिया लोग पैदा किए। जो अपने संस्कृति को महान कहते हैं, ये ऐसे लोग पैदा किए। अब जिसकी माँ साली इतनी खराब होगी तब तो इतना घटिया माल पैदा हो गया, तो माँ खराब है ना उसकी। तुम्हारी संस्कृति नाम की जो माँ है ना, वो माँ घटिया होगी तभी तो घटिया माल पैदा किया। तो ये जो है, ये तथ्यपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा। अभी मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, अभी मेरे पास 7 मिनट का समय है। ये सब बदलना हो, ये सब बदलना होगा। तो बदलने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। ये बात मैंने आज से 47 साल पहले संकल्प करके किया, और आज 31 राज्यों का विशाल संगठन खड़ा किया। कई 50 करोड़ रुपया लोग केवल मात्र हमारे संगठन को देते हैं। कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन हमारे समाज का इतना विशाल नहीं है। इवन काशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, उस समय 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेट था। अभी 31 राज्यों के 567 जिलों में है, और 26 जनवरी 2024 तक 674 जिलों में वामसेट हो जाएगा, और 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा। 6 लाख गांव का हो जाएगा 2030 तक। अब बोलेंगे कैसा होगा, हमारे पास कोई काम धंधा है? हमारे पास कोई काम धंधा है? यही ना काम धंधा है 24 घंटे।
पहले मेरे पास ही कोई काम धंधा नहीं था, केवल संगठन बनाने का, आंदोलन का। अभी हजारों लाखों लोग पागल हो गए। ये बस में खड़े हुए प्रोफेसर, ये भी मेरे जैसे पागल हो गए। ऐसे बहुत हजारों लाखों लोग हैं सारे देश भर में। मैं अकेला ही पागल था, सारे देश में घूम घूम के करता था, अभी लाखों हो गए। 2030 तक 6 लाख गांव में संगठन का जाल हो जाएगा। अगर एक गांव में 2 लोगों को तैयार करें तो 12 लाख सड़कों पर उतरेंगे। तो लोग 3.5 लाख से ही खुश हो रहे हैं। मुझे तो, मैंने तो उस समय कहा मैं 3.5 लाख से कुछ नहीं हूं। आरएसएस के लोग 3.5 लाख लोग देखकर भाग गए होंगे, मगर मुझे उससे खुशी नहीं है। एक गांव से 2 लोगों को तैयार करेंगे, 12 लाख लोग मैदान में उतरेंगे। अगर 10 लोगों को तैयार करेंगे, 60 लाख लोग मैदान में उतरेंगे। 100 लोग तैयार करेंगे, 6 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे। अगर 200 तैयार करेंगे एवरेज, तो 12 करोड़ लोग उतरेंगे। और अगर 250 एवरेज तैयार करते हैं तो 15 करोड़ लोग उतरेंगे। 15 करोड़ 2030 तक उतराएंगे, हम लोग उतारेंगे। आप बोलेंगे इतने ज्यादा काय को उतार रहे हो, तो 3.5 से भाग रहे, इतने ज्यादा काय को उतारे? भागने भी नहीं देना, जहां वहां रहो। हम कहां तुमको पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे? पाकिस्तान वाले आने थोड़ी देंगे, बॉर्डर पर आने थोड़ी देंगे। चाइना वालों से तो पहले ही पंगा ले रखा है, तो उधर भी नहीं आने देंगे। एक नेपाल है, नेपाल बहुत बड़ा देश नहीं है, वो भारत जैसे विशाल देश के साथ पंगा लेने का काम नहीं करेगा। वो हमारा मित्र देश है। तो इसलिए अभी ब्राह्मण लोग अपने बेटे को अमेरिका, यूरोप में पढ़ने के लिए भेजते हैं और उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं उधर पढ़ाई करो, उधर डिग्री ले लो, उधर ही नौकरी ले लो, और हो सके तो हमको नागरिकता भी ले लो अमेरिका की, यूरोप की, और हमें भी बुला। बेटा पूछता क्यों? इस देश में अपना कोई भविष्य नहीं, भूतकाल था, भविष्य नहीं। तो जितने भी ब्राह्मणों के लड़के विदेश जा रहे हैं, एक भी वापस नहीं आ रहा, कोई वापस नहीं आ रहा। तो ये जो लोग हैं, ये लोग यहां रहना नहीं चाहते। तो मैं आपको, क्योंकि ये देशभक्त क्यों नहीं रहना चाहते? देशभक्त लोग हैं। ये भारत में क्यों नहीं रहना चाहते? देशभक्त लोग हैं। और देशभक्त होने की वजह से नहीं रहना चाहते। इसलिए साथियों, हम इस देश में विशाल आंदोलन का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अब कोई ज्यादा समय नहीं है, केवल 2030 तक है। 15 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारेंगे और आंदोलन को आंदोलन नहीं, जन आंदोलन में रूपांतरित करेंगे। जब गांधी नेहरू ने जन आंदोलन किया, गांधी नेहरू ने 9 अगस्त 1942 को जन आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ में, तो क्या हुआ? अंग्रेजों को जाना पड़ा। आप लोगों को याद होगा 9 अगस्त, एक कांग्रेस वाले के अगस्त क्रांति कहते हैं, अगस्त क्रांति कहते हैं। तो अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो इसलिए ये जन आंदोलन की वजह से ऐसा हुआ। जन आंदोलन साउथ अफ्रीका में भी हुआ, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में, वहां भी अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो जन आंदोलन अगर हम करते हैं तो इस देश में 2 बातें होगी। एक, हम लोग आजाद हो जाएंगे और केंद्र में हमारे लोगों की सरकार हो। ये 10 साल में ये हालात बन जाएंगे। ज्यादा लंबी कहानी नहीं, ये बहुत लंबा समय हमने लगा दिया है। 10 साल 2030 तक ये हालात पैदा हो जाएंगे कि आजादी हासिल करने लायक हमारा समाज हो जाएगा और केंद्र में हमारी लोगों की सत्ता आने का हालात पैदा हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो साथियों, हम खुद इस देश में खुद मुख्तियार हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे
और हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने लायक हो जाएंगे। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। 4 बज गए। एक 2 मिनिटाचं मी लहान मुलांना इथे आमंत्रित करतो, त्यांनी लगेच इथे स्टेजवर यायचं आहे। श्रावणी सोनटक्के, विवान सोनटक्के, ज्योत्स्ना सोनटक्के, समृद्धी मेश्राम, दीपेश्वरी रामटके, किमया बांद्रे।